नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र पुनः आप सभी के बीच एम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि अभी तक जो हमारी क्लास रही है वो संधि की रही है। अभी तक बच्चों हमने क्या पढ़ा है? संधि के टॉपिक्स पढ़े हैं, संधि के प्रकार पढ़े हैं। कौन कौन सी संधि पढ़ी है बच्चों? जैसे हमने स्वर संधि, विसर्ग संधि और बच्चों व्यंजन संधि पढ़ी है। अब आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं बच्चों। क्या टॉपिक है बच्चों? समास का। क्या टॉपिक है? समास का टॉपिक लेके आया हूं बच्चों। और समास का टॉपिक भी बच्चों बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बस आप क्लास में बने रहिए और इस क्लास को अच्छे से एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए। मैं वादा करता हूं कि आपको जो ये समास है ये आपको कभी दोबारा नहीं भूलेगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। जैसे कि कह दूं बच्चों कि समास, समास क्या है या समास किसे कहते हैं? तो आसान भाषा में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों, कि दो पदों के मेल से, है ना बच्चों, दो पदों के मेल से जो सार्थक शब्द बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास। ठीक। और ये भी ध्यान रखना है बच्चों कि समास के पद होते हैं, ये लिखा ना पद, तो दो पद होते हैं बच्चों। ठीक। तो जैसे हम कह सकते हैं, एक होता है बच्चों पूर्व, क्या होता है? एक होता है पूर्व पद और एक होता है बच्चों उत्तर पद। ठीक। अभी आगे मैं आपको स्लाइड के माध्यम से समझाऊंगा पूरा। ठीक है। पूर्व पद, पूर्व पद का मतलब क्या होता है बच्चों? पूर्व पद का मतलब होता है पहला। क्या होता है? पहला, है ना, पहला पद बोल सकते हैं। और उत्तर पद को क्या बोल सकते हैं बच्चों? हम बाद का, है ना, बाद वाला पद। ठीक बच्चों। अब देखते हैं, आगे चलते हैं क्लास की ओर और आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छा समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखते हैं। यह आता है बच्चों क्वेश्चन, समास किसे कहते हैं, समास क्या है ना। तो बच्चों हम आसान भाषा में कह सकते हैं समास को संक्षिप्तीकरण। क्या कह सकते हैं? संक्षिप्त रूप या संक्षिप्तीकरण, या किसी चीज को घटाना या कम करना या अल्प करना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक। जैसे दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो सार्थक शब्द बनाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं, या बच्चों समस्त पद कहते हैं। ठीक। उदाहरण जैसे दिया गया है बच्चों, क्या दिया गया है? राजपुत्र। आपको सीधा सीधा समझा दे रहा हूं बच्चों। जैसे मैं बोल दूं राजा का पुत्र, तो ये क्या हो गया? इसमें क्या हो गया बच्चों? डिस्क्राइब में जैसे हमने कह दिया क्या? राजा का पुत्र। तो अब हमको समास में कन्वर्ट करना, तो क्या कह सकते हैं आसान भाषा में? राजपुत्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? राजपुत्र। तो बस यही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक। उसको आसान भाषा में लिख दिया, क्या कहलाता है? समास कहलाता है। चलिए चलते हैं आगे। अब आता है बच्चों समास विग्रह, है ना। हमें यह भी पता होना चाहिए कि समास विग्रह क्या है, समस्त पद क्या है, सामासिक शब्द क्या है। तो इन चीजों की भी हमें क्या होनी चाहिए? पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए बच्चों। तो मैं आपके लिए सारा कॉन्सेप्ट तैयार करके लाया हूं, बहुत रिसर्च करके आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपका कोई भी पॉइंट क्या ना हो, छूटे नहीं। ठीक। तो चलते हैं समास विग्रह। तो कह सकते हैं बच्चों कि सामासिक शब्द में जुड़े शब्दों के बीच का संबंध बताना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। ठीक। जैसे यहां लिख दिया है बच्चों हमने, क्या? राम कटोरी। ठीक। अब ये क्या कहलाएगा? राम कटोरी समास कहलाएगा, समस्त पद भी कहलाएगा, या सामासिक शब्द भी कहते हैं इसी को। तो अब इसका हम क्या करेंगे बच्चों? विग्रह करेंगे। तो क्या कहेंगे? राम की कटोरी। ठीक बच्चों। इसी प्रकार लिखा है गगनचुंबी। तो गगनचुंबी क्या है बच्चों? समस्त पद है। क्या है? समस्त पद है। अब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों? क्या लिखेंगे? गगन को चूमने वाली, यही लिखेंगे ना बच्चों। गगन को चूमने वाली या चूमने वाला क्या कहलाएगा?
गगनचुंबी कहलाएगा। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। अब क्या कह रहा है, सामासिक शब्द के दो पद होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में कि क्या होते हैं, दो पद होते हैं। कौन कौन से पद होते हैं बच्चों? पूर्व पद होता है और उत्तर पद होता है। पूर्व पद को हम क्या कह सकते हैं? पहला पद कह सकते हैं, और उत्तर पद को क्या कह सकते हैं? बाद वाला पद भी कह सकते हैं, जैसे कि यहां लिखा भी है, आप देख लीजिए। ठीक है, अब आता है बच्चों इसमें एक प्रश्न और बनता है कि प्रधान पद क्या कहलाता है और गौण पद क्या कहलाता है ना। हमें समास में जो पॉइंट्स हैं हमें उन सब के बारे में पता होना चाहिए, तभी हमारा जो समास का टॉपिक है तभी क्या होगा, आसान होगा। तो चलते हैं प्रधान पद। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि वह पद होगा जिसको सामासिक शब्द क्या करेगा, पूरी तरह अर्थ से क्या करेगा, वो प्रभावित कर लेगा। ठीक, क्या कहेंगे? प्रधान पद कहेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों कि सामासिक शब्द पर वह अर्थ क्या कर ले, पूरी तरह प्रभावित कर ले, उसी को हम क्या कहेंगे, सामासिक शब्द कहेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रधान पद कहते हैं। गौण पद क्या कहलाएगा, वह शब्द जिससे सामासिक शब्द पर ना के बराबर प्रभाव पड़े। क्या हो, ना के बराबर प्रभाव पड़े, और तो उसको हम क्या कहेंगे, गौण पद कहेंगे। जिसमें क्या हो, प्रभाव पड़ रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्रधान पद कहते हैं। क्लियर है बच्चों सभी का? अब चलते हैं, देखते हैं। अब आते हैं बच्चों समास के प्रकार। ठीक है, तो बच्चों समास के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। ये नहीं कोई 7 बोले 8 बोले, तो बिल्कुल नहीं होते हैं बच्चों। ना 7 होते हैं, ना 8 होते हैं, ना 10 होते हैं। कोई बोले ना तो उसकी टांगे तोड़ देना। ठीक है, तो कितने होते हैं? 6 ही होते हैं, वो आपको 6 ही पढ़ने हैं। ठीक बच्चों, क्या क्या है? अव्ययी भाव है। क्या है बच्चों? पहला अव्ययी भाव समास है। ठीक बच्चों, दूसरा क्या है? तत्पुरुष समास है। तीसरा द्वंद्व समास है। फिर क्या है? कर्मधारय है। फिर क्या है? द्विगु है। फिर क्या है? बहुब्रीहि है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, तो मेरे मन में एक ट्रिक है, तो मैं आपको भी बताना चाहूंगा। जैसे हम कह सकते हैं, देखो अव्ययी भाव, तो क्या कहते हैं कि पहले भाव क्या करता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, भाव उत्पन्न होता है, किसको होता है? उस पुरुष को। ठीक है, अव्ययी भाव, तो यहां से समझिए एक ट्रिक है कैसे हमको बताना है। अव्ययी भाव, तो भाव उत्पन्न हुआ, किसको हुआ? पुरुष को हुआ। पुरुष किस में आएगा? तत्पुरुष में आएगा। ठीक, जब पुरुष को भाव उत्पन्न हुआ तो उसने क्या किया? काम किया। कर्म माने क्या होता? काम, तो कर्म धारय, काम किया। फिर जब काम करेगा तो क्या आएगा बच्चों? काम करेगा तो क्या आएगा? घर जाएगा। काम करके कहां जाएगा? घर जाएगा। तो वहां क्या होगा? द्विगु। द्विगु माने क्या हो? वहां उसके ऊपर क्या होगा? दोगलापन दिया जाएगा। घर वाले क्या करेंगे? दोगलापन दिखाएंगे। तो क्या होगा? तो द्विगु माने क्या हो जाएगा बच्चों? दोगलापन हो जाएगा। जब दोगलापन होगा तो बच्चों क्या होगा? द्वंद्व होगा। द्वंद्व समास है ना, तो द्वंद्व होगा। तो द्वंद्व माने क्या हो जाएगा? क्या होगा? उनमें विरोध होगा, झगड़ा होगा, द्वंद्व होगा। फिर जब द्वंद्व होगा तो क्या होगा? बहुब्रीहि। क्या होगा? बहुब्रीहि। तो बहु बेटियों में क्या होगा बच्चों? लड़ाई होगी। ठीक है, ये है समास की एक ट्रिक, ठीक है, याद करने की। चलते हैं, देखते हैं अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। ठीक बच्चों, जिस समास का पहला पद कोई अव्यय होता हो। अव्यय माने होता है बच्चों उपसर्ग भी कह सकते हैं। ठीक, जिस समास का पहला पद उपसर्ग हो या अव्यय हो, और उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। और बच्चों ये भी याद रखना है कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद, मतलब पूर्व माने पहला पद क्या होता है बच्चों? प्रधान होता है। राइट, अब चलते हैं, देखते हैं अव्ययी भाव, है ना। तो अव्ययी माने क्या होता है बच्चों? उपसर्ग। क्या होता है? उपसर्ग। ठीक, आप उपसर्ग समझ गए होंगे कहां पे होते हैं। उपसर्ग कहां होते हैं? पहले पे यूज किया जाता है, पहले शब्दों में यूज किया जाता है। पहले पद में क्या होगा? अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। अव्ययी भाव समास के पहले पद में आ हो, यथा हो, भर हो, अनु हो, प्रति हो और हर हो, ये क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास कहलाएगा। वो अव्ययी को क्या कहते हैं हम बच्चों? उपसर्ग कहते हैं। समझ में आया बच्चों? और एक चीज और समझ लें, जैसे मैं यहां लिख दूं अव्यय, ठीक है, अर्थ, है ना। तो देख, तो हम कह सकते हैं अव्यय का मतलब होता है कि विकार ना हो। ठीक बच्चों, क्या ना हो? विकार ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, उसी को हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। समझ गए बच्चों? वो उपसर्ग आप समझ गए हैं कि पहले पद में जो शब्द आते हैं, क्या आता है? आ आता है, भर आता है, अनु आता है, प्रति आता है, ये सब क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। उपसर्ग क्या कहलाएगा बच्चों? अव्यय कहलाएगा। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। अब आता है अव्यय।
तो कह सकते जिन शब्दों पर लिंग और कारक और काल आदि शब्दों से भी कोई प्रभाव ना हो उसको हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कि उदाहरण भी दिए गए, देखते हैं बच्चों। लिखा है क्या, आजीवन। क्या लिखा है बच्चों, आजीवन। तो इसका विग्रह करने पर क्या बनेगा, जीवन भर। अब आप सोच रहे होंगे कि आजीवन का जीवन भर कैसे आया, तो बच्चों इसमें थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब अव्ययी भाव समास पढ़ते हैं तो जब आप इसको बार बार देखेंगे, बार बार इसका विग्रह करेंगे, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो अब इसमें हम अव्यय निकालते, क्या निकालते हैं बच्चों, अव्यय निकालते हैं। अव्यय माने क्या होता है बच्चों, उपसर्ग होता है। क्या होता है, उपसर्ग होता है। तो उपसर्ग क्या निकल के आएगा बच्चों, आ, राइट है ना। फिर आता है भरपूर, तो क्या आएगा, पूरा भरा हुआ, तो इसका उपसर्ग क्या निकलेगा बच्चों, भर। फिर आता है प्रतिदिन, तो इसका विग्रह क्या बनेगा, हर दिन, तो इसका उपसर्ग क्या निकलेगा, प्रति। फिर क्या है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार विग्रह करने पर इसका उपसर्ग या अव्यय क्या निकलेगा बच्चों, यथा निकलेगा। ठीक है, सभी को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आगे। अब आता है बच्चों तत्पुरुष समास। ये बहुत अच्छा समास है और यह समास कारक चिन्हों पर निर्भर रहता है। कारक चिन्हों के द्वारा इसको पूर्ण किया जाता है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो क्या कहता है कि इस समास का दूसरा शब्द, है ना बच्चों, ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना भी है कि इस समास का दूसरा शब्द प्रधान तथा पहला शब्द गौण होता है। आपको मैंने अभी समझाया था प्रधान और गौण का अर्थ क्या होता है। प्रधान का अर्थ होता है कि सामासिक शब्द पर प्रभाव पड़ता वो प्रधान पद होता है, और जिस पर सामासिक शब्द पर ना के बराबर प्रभाव पड़े वो क्या कहलाएगा, गौण पद कहलाएगा। राइट बच्चों, तो चलते हैं। इस समास का दूसरा शब्द प्रधान तथा पहला शब्द गौण होता है। इसमें दोनों पदों के बीच कारक चिन्हों का लुप्त होता है। और एक और डेफिनेशन दी गई है आपके लिए, अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो इस प्रकार भी समझ लीजिए कि जिस समास को विग्रह करने पर उसके बीच में कारक आता है उसे ही हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। राइट बच्चों, मैंने अभी बताया ना कि तत्पुरुष समास में क्या होगा, कारक चिन्ह होंगे, और जिसमें कारक चिन्ह दिया जाएगा वो क्या कहलाएगा, तत्पुरुष समास कहलाएगा। तो देखते हैं तत्पुरुष समास के भेद। तो मैंने आपको बताया कि जब तत्पुरुष समास कंप्लीट किया जाता है तो कारक चिन्हों के आधार पर ही तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। राइट, तो देखते हैं। पहला आता है बच्चों कर्म तत्पुरुष। आपने पढ़ा होगा कर्ता से, कहां से, कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसी पढ़ा ना, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध में का, की, रा, री, रे, और अपादान में क्या होता है बच्चों, मैं या पर होता है। अपादान अलग करने के लिए अधिकरण में, सॉरी, अधिकरण में क्या होता है, मैं या पर होता है। ठीक बच्चों, तो देखते हैं कर्म। तो आप पहले ये देखिए क्या है, बस चालक। तो बच्चों ये याद रखना है कि इसमें कर्ता नहीं आएगा। ठीक है, कर्ता नहीं आता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं, उदाहरण दिया गया बस चालक, तो बस को चलाने वाला। ठीक बच्चों, बस को चलाने वाला। तो अभी मैंने आपको बताया था कि कर्म में क्या आएगा, को परसर्ग का लोप होता है। कर्ता ने कर्म को परसर्ग का लोप होता है, को कारक चिन्ह का लोप होगा, तो इसमें क्या लगेगा बच्चों, को चिन्ह लगेगा। तो बस चालक, तो बस को, तो ये आ गया, देखो बच्चों यहाँ को का लोप हो गया, तो बस को चलाने वाला। इसी प्रकार बच्चों गगन चुंबी, तो क्या बनेगा, गगन को चूमने वाला। ठीक बच्चों, फिर क्या आता है माखन चोर। तो क्या बनेगा इसका बच्चों, माखन को चुराने वाला। राइट, फिर क्या आता है मनोहर। तो बच्चों इसका क्या बनेगा, मन को हरने, मन को हरने वाला। ठीक बच्चों, तो इसमें को पर सर्ग का लोप होता है, तो ये क्या कहलाएगा, कर्म तत्पुरुष कहलाएगा। ठीक बच्चों, अब क्या हो गया, कर्ता नहीं आता है, कर्म को, फिर क्या आएगा, करण से, है ना, तो करण तत्पुरुष आएगा। इसमें क्या होता है बच्चों, इस पर सर्ग का लोप होता है, से का और द्वारा का लोप किया जाता है। ठीक बच्चों, तो देखते हैं उदाहरण में, समझते हैं। हस्तलिखित, तो क्या हो जाएगा बच्चों, हाथ से लिखित। तो ये देखिए से का लोप हो गया। ठीक बच्चों, हाथ से
लिखित। अब इसको आप और कोई विभक्ति लगाएंगे या और कोई कारक चिन्ह लगाएंगे तो आपका जो सेंटेंस होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। जैसे हस्तलिखित, तो हम ये तो कह नहीं सकते कि हाथ को लिखित या हाथ में लिखित या हाथ पर लिखित, तो गलत हो रहा है ना सेंटेंस। तो बच्चों क्या आएगा, हाथ से लिखित, ये राइट है बच्चों, है ना। तो फिर देखते हैं अगला, शोक आकुल, तो शोक से आकुल। फिर अगला क्या, रेखांकित, तो रेखा द्वारा अंकित, राइट है ना। तुलसी कृत, तो तुलसी द्वारा कृत, कृत माने क्या होता, रचा हुआ या रचना। रस भरी, रस से भरा हुआ, ठीक है ना बच्चों। चलते हैं आगे देखते हैं। अब क्या आएगा बच्चों, संप्रदान तत्पुरुष आएगा। क्या आएगा बच्चों, संप्रदान तत्पुरुष आएगा। तो इसमें के लिए परसर का लोप किया जाता है, ठीक बच्चों, के लिए परसर का लोप किया जाएगा। देखते हैं उदाहरण में, समझते हैं। सत्याग्रह, तो बच्चों इसका क्या बनेगा, सत्याग्रह में के लिए का लोप होगा तो क्या बन जाएगा, सत्य के लिए आग्रह, राइट बच्चों। फिर आता है हथकड़ी, तो क्या बन जाएगा, हाथ के लिए, हाथ के लिए कड़ी, ठीक बच्चों। फिर आता है परीक्षा भवन, तो क्या बनेगा, परीक्षा के लिए, परीक्षा के लिए भवन, है ना बच्चों। फिर आता है हवन सामग्री, तो क्या बनेगा, हवन के, बस आपको ये याद रखना है, संप्रदान में के लिए परसर्ग का लोप किया जाता है। तो हवन के लिए क्या बनेगा बच्चों, सामग्री। आशा करता हूं सभी को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, ठीक बच्चों। फिर आता है प्रयोगशाला, तो क्या बनेगा, प्रयोग के लिए, प्रयोग के लिए शाला, है ना। शाला माने क्या कह सकते हैं हम, कक्ष कह सकते हैं, ठीक बच्चों। अब आता है बच्चों अपादान तत्पुरुष, ठीक बच्चों, क्या आता है, अपादान तत्पुरुष। तो संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के लिए, अब बच्चों आपको यहां कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि जो करण तत्पुरुष है उसमें भी से का लोप होता है, और ये अपादान है इसमें भी क्या हो रहा है, से का लोप हो रहा है। तो बस आपको यहां कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना याद रखना है कि जो ये अपादान तत्पुरुष में से का उपयोग किया जा रहा है, ये क्या किया जा रहा है, अलग होने के लिए से का उपयोग किया जा रहा है, बस इतना दिमाग में रखना है। चलो ये देखते हैं, इसमें से अलग होने का भाव का लोप होता है, जैसे कि उदाहरण दिए गए हैं, ठीक बच्चों। उदाहरण में देखते हैं और समझते हैं। तो क्या दिया गया, भयभीत, है ना। क्या दिया गया बच्चों, भयभीत, तो क्या इसका विग्रह करेंगे, किसका लोप होगा, से का, कब, अलग के लिए, तो भय से भीत, ठीक, भय से भीत। फिर आता है ऋण मुक्त, तो क्या बनेगा बच्चों इसका, ऋण से, ऋण से मुक्त, राइट बच्चों। फिर आता है पथ भ्रष्ट, तो क्या बनेगा, पथ से, पथ से भ्रष्ट। फिर आता है जन्मांध, तो क्या बनेगा बच्चों, जन्म से अंधा, ठीक बच्चों, समझ में आया। इस प्रकार इसमें से विभक्ति का लोप होगा, और कब होगा, अलग होने के लिए होगा। तो ये क्या कहलाएगा, अपादान तत्पुरुष कहलाएगा। अब अगला बच्चों आता है संबंध तत्पुरुष। तो संबंध में आपको मैंने बताया था क्या होता है, का, की, के और रा, री, रे, ये संबंध बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं किस प्रकार से। जैसे मैं बोल दूं कि राम का भाई लक्ष्मण है, राम का भाई लक्ष्मण है, तो संबंध बताने के लिए हमने किस पर सर्ग का लोप किया है बच्चों, का लोप किया है। तो क्या हो जाएगा, राम का भाई, ठीक, समझ में आया। अब देखते हैं समस्त पद। समस्त पद में दिया गया है, समास दिया गया है घुड़दौड़, तो क्या बनेगा इसका विग्रह करने पर, घोड़ों की
यही बनेगा ना बच्चों, संबंध बता रहा का, की, के और रा, री, रे। गृह स्वामी, तो इसका क्या बनेगा बच्चों, गृह का स्वामी। बहुत सिंपल है बच्चों, बस ध्यान से इसको एक बार देख लीजिए और अच्छे से समझते जाइएगा, आपको दोबारा ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या आता है बच्चों, प्रजापति, तो क्या बनेगा, प्रजा का पति, या राजा भी कह सकते हैं ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, संबंध तत्पुरुष हो गया, ठीक बच्चों। अब आता है अधिकरण तत्पुरुष, तो इसमें क्या होता है, मैं पर परसर्ग का लोप किया जाता, किसमें, अधिकरण तत्पुरुष में। तो देखते हैं हम उदाहरण, देखते हैं क्या लिखा गया है बच्चों, शरणागत, क्या लिखा है, शरणागत। तो देखते हैं लोप करते हैं, किस परसर्ग का लोप होगा, तो क्या बनेगा बच्चों इसका, शरण में आगत, यही बनेगा ना बच्चों। अगर आप और कोई परसर्ग लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। फिर बना है क्या, आत्मविश्वास, तो क्या लिख सकते हैं हम इसका, आत्मा पर, आत्मा पर विश्वास, ठीक बच्चों। फिर क्या है, जलमग्न, तो क्या बनेगा, जल में, जल में मग्न, ठीक बच्चों। नीति निपुण, तो क्या बनेगा, नीति में निपुण, ठीक बच्चों। यहां आपका जो तत्पुरुष समास है कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं आगे क्या आता है बच्चों, क्या आता है बच्चों, द्वंद्व समास आता है, ठीक बच्चों, द्वंद्व समास आता है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि जो इसके पद होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, जो पद होता है, पूर्व पद होता है और उत्तर पद होता है। तो बच्चों ये दोनों पद कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक बच्चों। चलिए देखते हैं, तो क्या कहता है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक। और देखिए फिर अगला क्या दे रहा है कि दोनों पद प्रायः एक दूसरे के विलोम भी होते हैं, क्या होते हैं, दोनों पद जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, इसमें विलोम कहलाएंगे। लेकिन बच्चों हमेशा नहीं, सदैव नहीं कहलाएंगे। कुछ शब्दों में जो इनके पद होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, विलोम होंगे, ठीक है, सदैव नहीं होते, सारे नहीं होंगे। तो अगला जो इसमें नोट्स दिया गया है, जो पॉइंट दिया गया, क्या दिया गया है कि इसका विग्रह करने पर, समझिए बच्चों, इसका विग्रह करने पर, ठीक, क्या दे रहा है, और अथवा या का, ठीक है। जब इसका हम विग्रह करेंगे, किसका विग्रह करेंगे, द्वंद्व समास का विग्रह करेंगे, तो और या, और अथवा या का प्रयोग किया जाएगा, ठीक बच्चों। देखते हैं उदाहरण में, समझते हैं कैसे और लगेगा और कैसे या लगेगा। तो देखते हैं माता पिता, तो क्या कह सकते हैं बच्चों हम इसको, माता और पिता कह सकते हैं ना बच्चों। फिर पाप पुण्य, तो क्या कह सकते हैं हम इसको, पाप या पुण्य भी कह सकते हैं, है ना बच्चों, ये भी गलत नहीं है, पाप या पुण्य, ठीक। अब क्या है, अपना पराया, तो क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों इसको, अपना, या भी लगा सकते हैं, अपना या, और भी लगा सकते हैं, अपना और पराया, ठीक बच्चों। फिर है भला बुरा, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, भला या बुरा, ठीक बच्चों। समझ में आ रहा है सभी को। अब देखते हैं आगे, द्वंद्व समास कंप्लीट होता है, फिर अगला आता है कर्मधारय समास आता है। तो क्या कहता है, जो इसकी डेफिनेशन है कि इस समास में विशेषण का संबंध होता है, ठीक बच्चों। क्या कह रहा है कि इस समास में विशेषण का संबंध होता है, इसमें प्रथम पद क्या होगा, गुणवाचक होगा। और बच्चों यहां भी देखिए, जो कर्मधारय समास होता है ये बहुब्रीहि समास से भी मिलता जुलता होता है, ठीक बच्चों। तो देखते हैं उदाहरण में, समझते हैं। उसने कहा ना कि पहला पद कैसा होगा, गुणी होगा, गुणवाचक होगा। जो पहला शब्द होगा, जो पहला पद होगा उसमें क्या होगा बच्चों, गुण होगा। तो देखते हैं किस प्रकार से।
तो लिखा हुआ है उदाहरण में बच्चों महात्मा, तो क्या बनेगा? महान है जो, महान है जो आत्मा। ठीक बच्चों, क्या बनेगा? महान है जो आत्मा, तो क्या बन जाएगा? महात्मा। इसी प्रकार पूछा उसने नील कमल, तो क्या कह सकते हैं? नीला है जो, नीला है जो कमल। ठीक बच्चों, फिर क्या बोल रहा है? स्वर्ण कमल, क्या बोल रहा है? स्वर्ण कमल, तो क्या कह सकते हैं? सोने ठीक बच्चों, सोने का है जो कमल, स्वर्ण कमल। अब आगे देखते हैं, द्विगु समास आता है बच्चों। क्या आता है? द्विगु समास आता है। तो बच्चों देखते हैं डेफिनेशन क्या बता रहा है कि पहला पद क्या होगा बच्चों? संख्यावाचक होगा, और शेष पद जो इसका बचेगा, जो शेष पद होगा वो क्या कहलाएगा? विशेष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विशेष कहलाएगा। ठीक बच्चों, तो पहला पद संख्यावाचक तथा शेष पद उसका विशेष होगा। देखते हैं किस प्रकार से, और क्या कह रहा है कि समूह विशेष का बोध कराएगा। किसका कराएगा बच्चों? समूह विशेष का बोध कराएगा। और बच्चों अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो देखिए, जैसे मैं बता दूं, जैसे क्या लिखा था उसमें? द्विगु, क्या लिखा था? द्विगु समास। तो ये देखिए द्यू, इसमें से क्या निकाल लिया हमने? द्यू निकाल लिया। तो द्यू, द्यू का अर्थ क्या होगा बच्चों? दो होगा। क्या होगा? दो होगा, राइट ना? तो आप अब समझ गए हैं ना यहां से कि इसका अर्थ क्या होगा? दो होगा। तो दो क्या कहलाएगा बच्चों? संख्या। क्या कहलाएगी? संख्या कहलाएगी, राइट? तो जब संख्या कहलाएगी तो फिर क्या कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। तो समझ में आएगा, जो इसका पहला पद होगा वो क्या कहलाएगा? संख्यावाचक कहलाएगा। चलिए चलते हैं उदाहरण की तरफ, देखते हैं। लिखा हुआ है बच्चों उदाहरण में चौराहा। क्या लिखा है बच्चों? चौराहा लिखा है। तो क्या बनेगा इसका? चार राहों का, चार राहों का समूह। अभी मैंने बताया था ना बच्चों कि समूह विशेष का बोध कराता है। किसका? समूह विशेष का। तो क्या बन जाएगा? चार राहों का समूह। फिर अगला दिया गया है बच्चों उदाहरण में पंचवटी, तो क्या बोलेंगे? पांच वटों, पांच वटों का समूह। ठीक बच्चों। नवरात्र, तो क्या बोलेंगे? नव रात्रि, या नवरात्रि भी लिख सकते हैं ना, नवरात्रि का समूह। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है सभी को? फिर लिखा है पंच तत्व, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम? पांच तत्वों का समाहार भी बोल सकते हैं ना। समूह को हम क्या कह सकते हैं? समाहार भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? समूह। ठीक बच्चों, समाहार भी कह सकते हैं और समूह भी कह सकते हैं। समझ में आया? अब चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। अब आता है बच्चों आपका लास्ट समास आता है बच्चों, बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब आ गया ना बच्चों बहुव्रीहि, बहु बेटियों का झगड़ा होना है ना? तो देखते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद बच्चों प्रधान नहीं होता। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट में कहता कि इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की उपेक्षा या अपेक्षा, ठीक है, सामान्य अर्थ की उपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता। कहने का मतलब है कि इसमें जो दोनों पद होंगे वो प्रधान नहीं होंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? क्या नहीं होंगे? इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होंगे।
ठीक है। और क्या कह रहा है कि इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता, जब दोनों पद प्रधान नहीं होंगे तो तीसरे पद प्रधान की तरफ क्या करेगा, इसमें इशारा करेगा, वही क्या कहलाएगा, बहुब्रीहि समास कहलाएगा। कहने का तात्पर्य है कि इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके क्वेश्चन बन रहे हो, क्या बन रहे हो, एक अर्थ निकल रहा हो, कैसा, अर्थात में जिसका आ जाए, जिसकी आ जाए, या जिसके आ जाए, क्या आ जाए, क्वेश्चन मार्क आ जाए, वो क्या कहलाएगा, बहुब्रीहि समास कहलाएगा। चलिए चलते हैं, उदाहरण देखते हैं और समझते हैं। उदाहरण में आ गया है त्रिनेत्र, तो इसमें क्या बनाएगा, क्वेश्चन बनाएगा, क्या बनाएगा, क्वेश्चन बनाएगा, मतलब क्वेश्चन वो हमसे क्या करेगा, पूछेगा। अगर हमें उसका उत्तर मिल रहा है तो क्या होगा, तीसरा पद निकल के आएगा। अगर हमें उत्तर नहीं मिलता है तो वो फिर किस में चला जाता है, कर्मधारय में। मैंने बताया था कि कर्मधारय और बहुब्रीहि में अपवाद रहते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपवादित होते हैं, इसलिए अगर हमें उसका उत्तर मिल गया, ठीक बच्चों, अगर हमें उसका उत्तर मिलता है तो वो बहुब्रीहि में जाता है, अगर हमें उसका उत्तर प्राप्त नहीं होगा तो वो कर्मधारय कहलाएगा। समझ में आया होगा सभी को। और हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों आप सभी को पढ़ाने के लिए, है ना, बहुत रिसर्च करके आपको एक एक चीज यहाँ समझा रहे हैं। और आप लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब देखते हैं अगला उदाहरण दिया गया त्रिनेत्र, तो क्या बनेगा, तीन नेत्र हैं, तीन नेत्र हैं जिसके, है ना। तो अब क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया, क्या बन गया, क्वेश्चन। अगर इसका हमें आंसर मिल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, बहुब्रीहि कहलाएगा। तो तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात किसके होंगे बच्चों, किसके होंगे, शिव के, किसके थे, शिव के, राइट। तो क्या कहलाएगा, बहुब्रीहि समास कहलाएगा। फिर क्या आता है, दशानन, क्या आता है बच्चों, दशानन। तो देखिए 10 है आनन जिसके, फिर देखिए क्वेश्चन बन गया, बन गया ना, 10 हैं आनन जिसके, ये बन गया क्वेश्चन, है ना। तो इसका आंसर निकल के आ रहा, 10 हैं आनन जिसके, अर्थात तो कौन था बच्चों, कौन था, रावण था, कौन था, रावण था। जब तीसरा हमको उत्तर मिल रहा हो तो वो बहुब्रीहि समास कहलाएगा, ठीक बच्चों। फिर आता है गिरिधर, तो गिरिधर में क्या बनेगा, गिरी को, गिरी को धारण करने, गिरी को धारण करने वाला तो कौन था बच्चों, जिसने गिरी को धारण किया था। अभी आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा हो गिरी क्या है, तो बच्चों गिरी माने होता है पर्वत, ठीक है। तो पर्वत को किसने धारण किया था बच्चों, कृष्ण भगवान ने धारण किया था। किसने किया था, कृष्ण ने। तो उत्तर में हमें क्या मिल गया, कृष्ण मिल गया। तो ये कौन सा समास कहलाएगा बच्चों, बहुब्रीहि कहलाएगा, ठीक। फिर क्या आता है, गजानन, ठीक है, क्या आता है, गजानन। तो गज है आनन, गज है आनन जिसका, किसका था बच्चों, गज के समान आनन किसका था, किसका था बच्चों, गणेश का, किसका था। तो तीसरा हमें आंसर क्या मिल गया इसमें बच्चों, गणेश मिल गया। समझ में आया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां वाला कैसे आ गया, तो अभी मैंने आपको बताया था ना, क्या आएगा उसमें, इसका विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसका, जिसकी या जिसके आते हैं वह सब क्या कहलाएंगे बच्चों, बहुब्रीहि समास कहलाएंगे। चलिए आशा करता हूं मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।